4 बहू का गर्मी में एक कमरा। मई की जलती दोपहर में पद्मनी के घर के नाम पर बस एक बड़ा कमरा है, जिसके कोने में रसोई है। सीता पसीने में पूरी तरह भीगी हुई है और जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही है। उफ, आज तो सूरज जैसे आंख उगल रहा है। पसीने की बूंदें आंखों में जा रही हैं, पर रोटियां तो बनानी ही पड़ेंगी। बाबूजी को समय पर दवाई जो देनी है। सीता के ससुर हरिशंकर बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत कमजोर लग रहे हैं। सास पद्मिनी मटके से ठंडा पानी भरकर उनके पास आती है, फिर सीता की ओर बढ़ाती है। ले सीता बेटा, पहले ये ठंडा पानी पी ले। देख तो जरा, पसीने से तेरा बुरा हाल हो गया है। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी। आप बस आराम से बैठो और बाबूजी का ख्याल रखो। अरे तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। तू हमारे लिए इतना करती है, क्या मैं तुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती? मेरा कलेजा मुँह को आता है तुझे ऐसे तपते देख। माँ जी, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे कोई थकान नहीं होती। बाबूजी की तबीयत ठीक रहे, बस यही चाहती हूँ। तभी तीनों देवर रवि, आकाश और सोनू तैयार होकर पास आते हैं। सीमा जल्दी जल्दी उनके टिफिन पैक करके उन्हें पकड़ाती है। ये लीजिए भैया, आप लोगों का टिफिन। आज आलू बड़ी की सब्जी और रोटी बनाई है। धूप बहुत तेज है, समय पर खाना खा लेना और पानी खूब पीना। भाभी, सच में आपकी जितनी तारीफ करें कम है। इस गर्मी में चूल्हे के पास खड़ा होना भी मुश्किल है और आप हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना देती हैं। सही कह रहे हो भैया। अगर भाभी ना होती तो हम लोगों का क्या होता। अब तुम लोग ज्यादा मक्खन मत लगाओ। रवि भैया, आकाश, सोनू, ये लोग गोंद का शरबत पीकर ही बाहर निकलना। और ये देखो, मैंने सलाद काटा है, इसे जरूर खा लेना। बाहर गर्मी बहुत है, ये सबका पेट ठंडा रखेगा और लू से बचाएगा। भाभी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। तुम लोग बाहर मेहनत करते हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। जाओ, ध्यान से जाना। देवर काम पर चले जाते हैं। देवरों के जाने के बाद सीता बाहर आंगन में आती है। कड़ी धूप में वो घुटनों के बल बैठकर जमीन को गोबर मिट्टी से लीप रही है, ताकि मिट्टी ठंडी रहे। शाम होते ही वो पूरे आंगन और घर की दीवारों को पानी से धोने लगती है। अरे बेटा, इतना काम क्यों करती है? सुबह से एक पल को नहीं बैठी। देख तो जरा, चेहरा कैसा लाल पड़ गया है। तू भी तो थक जाती होगी। शरीर है कोई मशीन थोड़ी ना। अरे माँ जी, हमारे पास बस ये एक छोटा सा पंखा ही है। अगर मैं घर को पानी डाल डाल कर गीला नहीं करूंगी, दीवार पर गीली बोरियां नहीं टांगूंगी, तो इसकी हवा भी आग जैसी लगेगी। खुश रहे बेटा, भगवान तुझ जैसी बहू हर घर को दे। शाम का समय है। सीता ससुर के पास बैठी है। अपने ससुर जी के लिए चूल्हे की ताज़ी रोटियां और लौकी की सब्जी बनाई है। बाबूजी, थोड़ी सी सब्जी और लीजिए। लौकी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये आम पन्ना पी लीजिए। सारा दिन जो शरीर में तपन रही है वो शांत हो जाएगी। जीती रहो बेटा, तूने इस तपते घर को अपनी ममता से शीतल बना रखा है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है और पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा है। सास पद्मनी और सीता साथ में चटाई पर सोती हैं। सीता बेटा, एक बात मन को खाई जा रही है। अब तीनों देवरों की शादी की बात चल रही है। घर तो बड़ा है, पर कमरा बस यही एक है। जब बहुएं आएंगी तो सब कहाँ सोएंगे? अरे मम्मी जी, आप बेकार में चिंता क्यों करती हैं? जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे हमारी देवरानियां भी रह लेंगी। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आगे का आगे देखेंगे। बेटा, जब तेरे ससुर जी के पास पैसे थे तब हम यही खरीद पाए। अब तो बेटे कमाते हैं, वो कभी तुम्हारे बाबूजी की दवाइयों में और कभी घर के खर्चों में निकल जाता है। माँ जी, कोई बात नहीं, सर पर छत तो है ना, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता है और तीनों देवरों की शादी शहर में बाहर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में पक्की हो जाती है। वहाँ तीनों देवरों की शादी धूमधाम से होती है और दहेज में उन्हें भारी भरकर सामान मिलता है। किसी को एसी, किसी को कूलर, फ्रिज, तो किसी को टीवी। और तीनों की दुल्हनें पायल, रीना और पिंकी विदा होकर ससुराल आती हैं। मम्मी जी, गृह प्रवेश तो हो गया, अब हमारा कमरा भी दिखा दीजिए। बहुत थकान हो रही है। सामान कहाँ रखना है? बेटा, जो है यही है। ये बड़ा हॉल ही हमारा घर है, हम सब यहीं रहते हैं। क्या मतलब? ये कमरा है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ? ये क्या मजाक है? मेरा फ्रिज, मेरा कूलर और ये भारी सामान क्या इसी एक हॉल में सबके बीच रहेगा? हम कहाँ सोएंगे? क्या हम ऐसे ही इस एक कमरे के अंदर रहेंगे? मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, कम से कम अपना अलग कोना तो होना ही चाहिए। नई बहुओं के तेवर देखकर पद्मनी और सीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नई बहुएं अपने पतियों को घेर लेती हैं और प्रिवेसी की मांग करने लगती हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो, ईंट पत्थर और लेबर बहुत महंगे हो गए हैं। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुरंत कमरे बनवा सके। तुम थोड़े दिन रुको, धीरे धीरे हम इसी हॉल में दीवारें खिंचवा लेंगे। थोड़ी दिन?
कितने दिन? और तब तक हम अपना सामान कहाँ रखेंगे? इस चिलचिलाती गर्मी में इस उमस भरे कमरे में मेरा दम घुट जाएगा। अरे देखो ना, बड़ी भाभी भी तो इतने सालों से इसी कमरे में रह रही हैं। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। वो भाभी है, मैं नहीं। वो रह सकती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी अपनी पूरी जिंदगी यही काटते। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना, मैं अभी अपने घर वापस जा रही हूँ। बहू अपना बैग उठाने लगती हैं। ससुर जी बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। उनकी सांस फूलने लगती है। सास पद्मनी रोने लगती है। हाय राम, मेरे तो मति मारी गई थी जो मैंने बिना सोचे समझे शादी कर दी। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अरे बहू रुक जाओ, ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। गांव बिरादरी में मेरी बहुत बदनामी होगी। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर का माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। तभी आगे सीता आती है। रुकिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब चौंक कर सीता की तरफ देखते हैं। तुम लोग रुको यहाँ, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम लोगों की प्राइवेसी भी बनी रहेगी और तुम्हें घर छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। और जब पैसे जुड़ जाएंगे तो देवर जी कमरे भी बनवा देंगे। क्या? कौन सा तरीका भाभी? बस कल सुबह तक का इंतजार करो। इस घर के अंदर ही सबके अपने अपने कमरे होंगे। क्या? कौन सा तरीका भाभी? ऐसा क्या करेंगी आप? देखो देवर जी, थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। बाजार में मोटे और भारी वाले पर्दे मिलते हैं। आप तीनों कल जाइए और अच्छे मजबूत पर्दे लेकर आइए। भाभी पर्दे तो ले आएंगे, पर उससे क्या होगा? बस वही पर्दे लगाकर मैं इस बड़े हॉल को 4 हिस्सों में बांट दूंगी। 2 पर्दे ऐसे और 2 ऐसे। बीच में रास्ता रहेगा और चारों कोनों में आप सबके अपने अपने कमरे जैसे बन जाएंगे। मतलब हमारा कमरे अलग हो जाएंगे, हमारा सामान हमारे पास रहेगा। हाँ रीना, तो देवरानियों अब तो घर छोड़कर नहीं जाओगी ना? ठीक है भाभी, हमें मंजूर है। अगले दिन सुबह होते ही देवर बाजार से पर्दे ले आए। अब सीता देवरों के साथ मिलकर उस बड़े हॉल को 4 हिस्सों में बांटने में जुट जाती है। बस देवर जी, थोड़ा और कस के तार बांधिए, पर्दे भारी है वरना गिर जाएंगे। हाँ अब ठीक है। पर्दे लग जाते हैं। हॉल अब 4 बड़े कोनों में बंट चुका है। तीनों देवरानियां फुर्ती से अपने अपने सामान के साथ अपने अपने कोने पकड़ लेती हैं। ये वाला कोना मेरा है, यहाँ खिड़की भी पास में है, मेरा एसी यहीं लगेगा। तो फिर ये कोना मेरा है, मैं यहाँ अपना कूलर और फ्रिज सेट करूंगी। तीनों कोनों पर तीनों देवरानियों ने कब्जा कर लिया। अब सिर्फ चौथा कोना बचा था। पद्मिनी अपनी बड़ी बहू सीता की ओर देखती है। सीता बेटा, तीनों कोनों में तो ये तीनों बस गई हैं। अब एक ही कोना बचा है, तू बता तू कौन सा कोना लेगी? माँ जी, आप और बाबूजी जिस कोने में रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। अलग से कोने का क्या मैं करूंगी? पर बेटा, माधव जब शहर से आएगा तब क्या होगा? उसे भी तो अपनी जगह चाहिए होगी। वो जब आएंगे तब का तब देखेंगे माँ जी। हम अपने माँ बाप को घर से बाहर थोड़ी ना फेंक देंगे। आप मेरे साथ मेरे वाले कोने में ही रहिए। चौथे कोने में ससुर, सास और सीता एक साथ रहने लगते हैं। दोपहर में सीता ने अपने कोने में मिट्टी का चूल्हा जलाया है। तभी पायल अपने कोने में पर्दे को झटके से हटाकर बाहर आती है। वो बुरी तरह खांस रही है। अरे भगवान, भाभी आप क्या नौटंकी लगा रखी है आपने? अगर आप ऐसे घर के अंदर चूल्हा जलाओगी तो मेरा कीमती एसी खराब हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ से रीना भी अपना पर्दा हटाकर बाहर निकलती है। वो अपने हाथ से धुआं हटा रही है। हाँ भाभी, मेरा कूलर भी अब ठंडी हवा नहीं दे रहा है। ये जो आप इतनी तेज आंच पर खाना बना रही हैं, उसकी गर्मी मेरे कोने में घुस रही है। सच भाभी, क्या आप हमें सुकून से हवा में बैठा हुआ नहीं देख सकती हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आराम से हैं? छोटी, ये मैं कब कह रही हूँ, पर तुम ही बताओ, रसोई के लिए तो घर में जगह बची ही नहीं है। जितनी जगह थी हम चारों कोनों में बांट दी गई है। अब पेट भरने के लिए रोटी तो बनानी ही पड़ेगी ना। जगह नहीं बची है तो घर के बाहर जाकर चूल्हा जलाइए ना, आंगन पड़ा है। ठीक है छोटी, मैं समझ गई। कल से मैं बाहर ही खाना बना लिया करूँगी। बस करो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को, एक बार भी रसोई में अपनी जेठानी की मदद करने की सोची? मामी जी, हम मदद तो कर दें, पर इस धुएं और गर्मी में हमारा बुरा हाल हो जाता है। अरे मम्मी जी, आप क्यों इन पर चिल्ला रही हैं? अभी तो इनकी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिन आराम करने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ससुर हरिशंकर अपनी चारपाई से ये सब देख रहे हैं। बेटा सीता, ये जो तू कर रही है ना, एक दिन तेरे ऊपर ही भारी पड़ेगा। तू इन्हें सिर पर चढ़ा रही है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल की लड़कियां बहुत समझदार हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
सीता अपनी बातों से घर का माहौल तो शांत कर देती है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। सिर पर सूरज तांडव कर रहा है। सीता खुले आसमान के नीचे तपते चूल्हे पर रोटियां बना रही है। तभी अंदर के ठंडे कमरों में एक एक करके तीनों देवरानियां बाहर निकलती हैं। ओह हाय राम, ये गर्मी। भाभी, बाहर आते ही ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में आ गए हो। जल्दी से मेरी थाली परोस दीजिए, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ मामी, मुझे भी जल्दी से खाना दे दो। इतनी गर्मी में तो मुझसे थाली भी नहीं परोसी जाएगी, आप ही लगा दो। भाभी, मेरे लिए भी। और हाँ, रोटी पर घी थोड़ा कम लगाना, गर्मी है, वैसे ही जी घबरा रहा है। सीता बिना कुछ कहे तीनों की थालियां सजाती है। तीनों देवरानियां अपना अपना खाना लेकर चली जाती हैं। सास पद्मिनी ये सब देख रही है। तो इन्हें सर पर चढ़ा रही है। सीता, देख लेना, एक दिन यही लड़कियां तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएंगी। अरे माँ जी, आप फालतू में परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही चिलचिलाती गर्मी में वो करे तो क्या ही करे। अच्छा, बहुत मोह आ रहा है तुझे उन पर। एक काम कर, अब थोड़ा बहुत काम इनसे कराना शुरू कर, वरना ये तुझे काम वाली समझ बैठेंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं उनसे काम के लिए कहूँगी। आप बस गुस्सा थूक दीजिए और जाकर पंखे के नीचे बैठिए। मैं बस अभी बाबूजी की थाली लेकर आती हूँ। बाहर आग बरस रही है और तीनों देवरानियों की बोतलें खाली थी। वो सीता के मटका भरने का इंतजार कर रही हैं। उफ, प्यास के मारे गला सूख रहा है। पर बाहर हैंडपंप तक गई तो मैं सांवली पड़ जाऊंगी। कहीं माँ जी ने देख लिया तो मुझे ही बाल्टी थमा देंगी। भाभी मटका भरी तो मैं बोतल भर लाऊं अपनी। सीता पसीने में लथपथ भारी मटका उठाकर अंदर लाती है। तभी तीनों देवरानियां अपनी बोतलों के साथ अपनी कोनों से बाहर झपटती हैं। अरे भाभी, आप आ गई? मैं बस आने ही वाली थी आपकी मदद के लिए। रीना अपनी बोतलें भरकर अपने फ्रिज में लगा देती है, जबकि पायल अपनी बोतलें ले जाकर अपने एसी के ठीक नीचे रख देती है। हाँ, क्या सुकून है। तभी पिंकी अपने कोने से चिल्लाती है। अरे भाभी, क्या आप हमारे लिए बेल का जूस बना रही हो? हाँ भाभी, और आप बना लेना। लो, बाहर चल रही है, बनने के बाद आवाज दे देना, हम आकर ले लेंगे। हाँ छोटी, बस अभी बनाती हूँ। सीता फिर से रसोई के काम में जुट जाती है। वो बेल कूटती है, शरबत बनाती है। सास पद्मिनी ये सब देखकर अपना सिर पीट लेती है। ये लड़कियां तो हुक्म चलाने में महारानी बन गई हैं। सीता को बस एक आवाज देने की देर है और ये नाचने लग जाती है। हे भगवान, इस घर का क्या होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। सीता का शरीर अब इस दोहरी मार, धूप और काम करने से थकने लगा है। आज उसने हिम्मत जुटाकर अपनी देवरानियों से मदद मांगने की सोची। पायल, रीना, पिंकी, जरा बाहर आओ। देखो तो, घर में सब्जी खत्म हो गई है और बाबूजी की दवाई भी लानी है। क्या तुम में से कोई जाकर बाजार से सब्जी ले आएगा? तीनों कोनों के पर्दे धीरे से सरकते हैं, पर कोई बाहर नहीं आता। ओह भाभी, क्या बताऊं, सुबह से सर ऐसे चकरा रहा है कि बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा। मुझे तो लग रहा है लोग लग गई है। इस हाल में मैं बाहर गई तो रास्ते में ही गिर जाऊंगी। अच्छी, मुझे तो कल रात से ही बुखार हल्का महसूस हो रहा है। हाथ पैर टूट रहे हैं। अगर मैं धूप में गई तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और भाभी, आपको तो पता ही है मुझे धूप से एलर्जी है। बाहर निकलते ही मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। पद्मिनी सास ही बैठी ये सारा तमाशा देख रही है। उनका पारा चढ़ जाता है। वाह रे मेरी महारानियों, अंदर बैठकर ठंडा पानी पीने और फरमाइशें करने के लिए तो तुम एकदम भली चंगी हो, और एक थैला सब्जी लाने के नाम पर मौत आ रही है। ये बुखार और चक्कर सिर्फ काम के नाम पर ही क्यों आते हैं तुम्हें? अरे मम्मी जी, छोड़िए ना, कोई बात नहीं। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही चली जाती हूँ। बस आधा घंटा लगेगा, मैं अभी आई। सीता जल्दी दोपहर में चप्पल पहनकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ती है। देख रहे हो जी, ये लड़कियां हमारी सीता को कच्चा चबा जाएंगी। ये कोई बीमारी नहीं, सरासर काम चोरी है। और हमारी ये पगली बहू उनकी मक्कारी को भी मासूमियत समझ रही है। समय सब सिखा देगा भाग्यवान। बस दुआ करो कि सीता का यह सब्र किसी दिन टूट ना जाए। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सीता धूप में जलती है, सब्जी लाती है, खाना बनाती है और देवरानियां अपने ठंडे कमरों में कैद रहती हैं। एक दिन पद्मिनी पड़ोसन शांति के पास बैठी हुई है। क्यों पद्मिनी, अब तो तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से कट रही होगी। आखिर 4 बहुएं जो आ गई हैं घर में। क्या बताऊं शांति, बहुएं आई हैं, दहेज में एसी, कूलर, फ्रिज सब लाई हैं, पर उन्होंने घर के अंदर ही अपने अपने कोने बना लिए हैं। हम तो बस इस बड़ी बहू के सहारे ही जी रहे हैं। अरे
तो तुम बड़ी बहू के साथ ही क्यों रहती हो? अगर छोटी बहुओं से बना कर रखोगी तो कम से कम बुढ़ापे में एसी की हवा में सोने को तो मिलेगा। और भाई साहब की तबीयत भी इतनी खराब रहती है, उन्हें भी ठंडक मिलेगी। बात तो तुम सही कह रही हो शांति, पर मैं इस बड़ी बहू को अकेला कैसे छोड़ दूं? सीधा दिन रात एक कर देती है हमारी सेवा में। अरे अगर कल को भाई साहब की तबीयत और खराब हो गई तब तुम्हें पता चलेगा कि एसी की हवा की कीमत क्या होती है। पड़ोसन की बातें सुनकर पद्मिनी जी अपने घर आती है, जहां आंगन में सीता चिलचिलाती धूप में कपड़े रगड़ रही थी और दूसरी तरफ तीनों चैन की नींद सो रही थी। शर्म बेच खाई है क्या तुम तीनों ने? बाहर देखो, तुम्हारी जेठानी की खाल धूप में झुलस रही है और यहाँ तुम लोग एसी की हवा में खर्राटे ले रही हो। पद्मिनी का चिल्लाना सुनकर तीनों देवरानियां हड़बड़ाकर अपने पर्दों से बाहर आती हैं। अरे मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम तो बस अभी बाहर आने ही वाले थे। हाँ मम्मी जी, हम तो आपस में बातें ही कर रहे थे कि भाभी को बुला लेते हैं, बेचारी बहुत थक गई होंगी। आइए ना, आप मेरे कूलर के सामने बैठिए, देखिए कितनी ठंडी हवा दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ठंडी हवा। मामी जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम तो बस सोच ही रहे थे कि हम तीनों मिलकर काम बांट लेंगी तो भाभी को आराम मिलेगा, पर भाभी सुनती ही कहाँ है, वो तो सारा काम खुद ही करती है। ऐसे ही समय बीतता है, फिर रात हो जाती है। सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। कुछ समय बाद हरिशंकर की सांस फूलने लगी। सीता ने घबराकर पड़ोसियों से कंपाउंडर को बुलवाया। देखिए माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इनका बीपी बढ़ गया है और इसी वजह से सांस फूल रही है। इस छोटे से पंखे से काम नहीं चलेगा, इन्हें तुरंत ठंडक की जरूरत है, वरना घबराहट में हार्ट अटैक भी आ सकता है। इन्हें किसी एसी या कूलर वाले कमरे में शिफ्ट करिए। कंपाउंडर दवाई देकर चला जाता है। पूरी रात पद्मिनी अपने पति का हाथ थामे बैठी रही। शांति सही कह रही है। मेरे पास 4 बहुएं हैं, 3 के पास एसी कूलर है, फिर मैं क्यों इस गर्म कोने में घुट रही हूँ? आखिरकार मैं सबकी सास हूँ, मेरा भी तो उन सुख सुविधाओं पर हक है। अगर मेरे आदमी को कुछ हो गया तो ये बड़ी बहू की तरफदारी धरी की धरी रह जाएगी। अगले दिन पद्मिनी भारी मन से उठी। सीता रसोई में है। पद्मिनी धीरे धीरे पायल के एसी वाले कोने की तरफ बढ़ती है। बेटा, कल तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा है उन्हें ठंडी जगह में रखना है, तो क्या तुम्हारे ससुर जी को तुम्हारे यहाँ रहने दोगे तुम? लेकिन मामी जी, कल तो आप मना कर रही थी, अब क्या आप सीता भाभी को अकेला छोड़ देंगी? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस। मामी जी देखिए, कल रात बाबूजी की तबीयत कितनी खराब हो गई, हमें कितना दुख हुआ, पर हम आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि हमें लगा आप हमें डांटेंगे, क्योंकि आप तो हमेशा सीता भाभी की तरफदारी करती हैं ना, वो घर का काम जो करती हैं। मामी जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी सास हैं, इस घर की मालकिन हैं। आप जब चाहे हमारे एसी में आकर रह सकती हैं, सो सकती हैं। ये एसी कूलर सब आपका ही तो है। मम्मी जी, आप आज ही बाबूजी को लेकर हमारे पास आ जाइए, हम उन्हें ठंडी हवा में रखेंगे। तुम लोग कितनी अच्छी हो। अब तुम्हारे बाबूजी को गर्मी बहुत लगती है, जब भी ज्यादा तपन होगी हम तुम्हारे पास आकर बैठ जाया करेंगे। पद्मिनी बातें करके चली जाती है। उनके जाते ही देखा कितनी जल्दी लालच आ गया इन्हें। अब हम इन्हें ऐसे ही लालच में फंसाकर खुद की तरफ कर लेंगे, ताकि ये हमसे काम करने को कहें ही ना और सारा काम सीता भाभी से ही करा ले। और क्या, हमने प्राइवेसी के लिए पर्दे लगाए हैं या इन दोनों की सेवा के लिए? कम से कम हमारा भी कुछ फायदा तो हो। आने दो, एक तो रात में ही इन्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि खुद ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भाग जाएंगे। रात का समय है। पायल और उसके पति रवि के कोने में एसी फुल स्पीड पर चल रहा है। पायल और रवि जमीन पर आराम से लेटे हैं। साथ में एक खाट बिछी है जिस पर ससुर जी और सास लेटे हैं। हरिशंकर जी को एसी की हवा में आराम मिल रहा है। वहीं सीता आज अकेली अपने कोने में लेटी है। रवि, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या अब हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी इनके बीच ही बितानी पड़ेगी? ये देखो, तुम्हारे बाबूजी कितनी जोर जोर से खांस रहे हैं, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। पायल, चुपचाप सो जा, माँ बाप ही तो हैं और बाबूजी की तबीयत खराब है, ज्यादा बटर बटर मत कर। हाँ, आपको तो बस माँ बाप दिखते हैं, हमारी प्राइवेसी का क्या? कल को कुछ बात करनी होगी तो क्या इनके सामने करेंगे? पद्मिनी पायल की सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन रात को वो दूसरी बहू रीना के पास आई। आधी रात को ससुर जी को अचानक खांसी का दौरा पड़ता है। उफ, हे भगवान, हे शुरू हो गए। सोनू, देखो ना, बाबूजी ऐसे खांस रहे हैं जैसे जान निकल जाएगी। हमारी तो नींद का सत्यानाश हो गया है।
बेटा थोड़ा धीरज रखो, ये बीमार है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि इन्हें गर्मी में नहीं रखना वरना इनकी सांस और उखड़ेगी। इसी चक्कर में मैं इन्हें तेरे पास लाई थी। तो मम्मी जी, हमने क्या ठेका ले रखा है आपका? ये कूलर और सारा सामान हमें अपनी शादी में दहेज में मिला है। बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू? इस घर की बहू है। अगर आपको इतनी ही सुख सुविधा चाहिए तो अपनी बड़ी बहू सीता भाभी को भी दहेज में ये सब दिला देती, तब आप शान से उनके कमरे में रहती। हमारे कमरे को धर्मशाला मत बनाइए, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। रात तो जैसे तैसे कटती है, पर दोपहर में भी सास ससुर का कोने में आकर बैठना बहुओं को खटकने लगा था। देख रही है पिंकी, कल रात मेरे यहाँ डेरा डाला, आज रीना के यहाँ बैठी हैं। मैंने तो बस एक बार कह दिया कि आ जाया करो, इन्होंने तो सच में अपना हक ही समझ लिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पूरी गर्मी क्या ये हमारी छाती पर ही मंडराती रहेंगी? मेरा तो दम घुट रहा है। अगर ये रोज रोज ऐसे ही हमारे कमरों में आएंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रुक, अब अगली रात ये तेरे पास आएंगी तो इन्हें ऐसा मजा चखा देना कि ये फिर अब कभी भी हमारी प्राइवेसी का मतलब ना भूलें। कूलर और एसी वाली बहुओं की बातें सुनने के बाद आज सास ससुर छोटी बहू पिंकी के पास उम्मीद लेकर आए थे। बेटा पिंकी, जरा इस पंखे का मुंह इधर घुमा दे, तेरे ससुर जी की जान निकल रही है गर्मी से। मामी जी, ये पंखा छोटा सा है, अगर आपकी तरफ घुमाया तो हमें गर्मी लगेगी। हमें भी तो सोना है ना, और वैसे भी आप लोगों को तो आदत है गर्मी में रहने की। पिंकी के कमरे में भी सास ससुर सुकून से नहीं सो पाते। अगले दिन दोपहर में चिलचिलाती धूप में काम करते करते सीता की तबीयत खराब हो गई है। तेज बुखारों से हुआ। मम्मी जी, मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। क्या आप छोटी बहुओं से कह देंगे कि आज थोड़ा हाथ बटा दे? तू ही तो कहती थी कि वो छोटी हैं, उन्हें आराम करने दो। अब खुद ही झेल। मैं जा रही हूँ पायल के कमरे में, वहाँ ठंडक है। पद्मनी ने दिन में अब पायल के एसी वाले कमरे में अपना पक्का डेरा डाल लिया था। 1 हफ्ता बीत चुका है। पायल अब बुरी तरह चिढ़ चुकी है। वो अपने पति रवि को भड़काती है। रवि, ये क्या तमाशा है? पूरा हफ्ता हो गया है, तुम्हारे माँ बाप यहीं पड़े रहते हैं। मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई है। जाओ अपनी भाभी से कह दो कि इन्हें यहाँ से ले जाएं। रवि घबरा कर सीता के पास जाता है। भाभी, आप माँ को समझाती क्यों नहीं है? वो रोज हमारे कमरे में सोती हैं। पायल पूरा दिन किटकिट करती है। देवर जी, माँ जी अपनी मर्जी से वहाँ गई हैं। अगर मैं उन्हें बाहर आने को कहूँगी तो उन्हें लगेगा कि मैं ही उनका सुख ले रही हूँ और सुख से जल रही हूँ। अगर पायल को परेशानी है तो वो खुद माँ जी से बात करे। रात के समय जैसे ही सास ससुर बिस्तर लेकर पायल के कमरे में घुसने लगते हैं, पायल दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। आपको और बाबा जी को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? बेटा ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। आप लोग पूरा पूरा दिन बहू बेटे के सिर पर सवार रहते हो। क्या हमें अपनी प्राइवेसी नहीं चाहिए? यह हमारा कोना है, हम कोई धर्मशाला नहीं है। आप आज यहाँ पड़े हुए हैं, कल को बड़ी भाभी भी आ जाएंगी, फिर तो पूरा कुनबा इसी एसी वाले कमरे में बस जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? अच्छा बेटा, तो चिल्ला मत, गुस्सा मत हो। मैं दूसरी बहू के पास चली जाती हूँ। पद्मनी ससुर जी का हाथ पकड़कर रीना के कोने की तरफ बढ़ती है। जैसे ही रीना उन्हें अपनी ओर आते देखती है, वो झटके से अपने हिस्से का भारी पर्दा गिरा देती है। मम्मी जी, इधर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे वाले हिस्से में तो इतनी भी जगह नहीं है कि मैं पैर पसार सकूं। आप कहीं और जगह देख लीजिए, यहाँ कोई जगह नहीं है। अपमान का घूंट पीकर सास अब तीसरी बहू पिंकी के पास पहुंचती है। पिंकी दरवाजे पर ही हाथ में पंखा लिए खड़ी है। अरे मम्मी जी, आप मेरे पास आई हैं? मैं क्या बताऊं, मेरे कमरे का तो पंखा ही खराब हो गया है। अब बिना पंखे के यहाँ कैसे सोएंगी? एक काम करिए, आप दोनों आंगन में चले जाइए, वहाँ थोड़ी बहुत हवा तो मिल ही जाएगी। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर के 3 कोनों में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। देख लिया पद्मिनी, अरे मिल गया सुकून। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था कि अपनी उस हीरा जैसी बड़ी बहू का साथ मत छोड़, पर तुझे तो एसी की हवा का नशा चढ़ा था। मुझे माफ कर दो जी। मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि ये नई बहुएं मेरा मान रखेंगी, पर इन्होंने तो मुझे 2 कौड़ी का बना दिया। अपनी ही औलादों के सामने बेइज्जत होकर रह गई हूं मैं। बेइज्जती तो हमने खुद करवाई है। सीता बुखार में दब रही है, लेकिन उसने सुना कि आंगन में कोई रो रहा है। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आती है और अपने सास ससुर को इस हाल में देखती है। मम्मी जी, बाबूजी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ? आप चलिए मेरे साथ।
सीता दोनों को अपने साथ ले आती है। सास ससुर फिर से सीता के कोने में रहने लगते हैं। दिन गुजरते हैं। घर छोटा था और लोग ज्यादा। गर्मी और घुटन से बचने के लिए अब आंगन ही एक सहारा बचा था। एक दिन पायल अपने पति रवि के साथ एक कोने में बैठी है। शुक्र है यहाँ थोड़ी ताज़ी हवा है। रूम में मम्मी जी और भाभी के सामने बात करने का मौका भी नहीं मिलता। चलो यहाँ हम शांति से थोड़ा वक्त बिता पाएंगे। तभी रीना और उसका पति आकाश वहां आते हैं। उन्हें देखकर पायल का चेहरा उतर जाता है। चलो यहाँ बैठते हैं, यहाँ अच्छी हवा चल रही है। लो यहाँ भी आ गई तुम लोग। रीना, मैंने सोचा था कि मैं और रवि यहाँ अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, पर तुम लोगों ने आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। क्या इस घर में कहीं भी एक जगह नहीं है? रूम में गर्मी से धुम घुट रहा है, तो क्या हम जान दे दें? तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो अपना अलग बंगला बनवा लो, और यहाँ तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। दोनों बहुओं की खटपट छत पर ही हो जाती है। रात के समय पद्मिनी और ससुर जी एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। दूसरी चारपाई पर पिंकी अपना बिस्तर लगा रही है। भाई, मैं तो जमीन पर नहीं सो सकती, मेरी तो पीठ में दर्द हो जाता है, और वैसे भी चारपाई मेरे दहेज की है ये, तो इस पर तो मेरा ही हक है। दूसरी तरफ सीता और बाकी देवरानियां जमीन पर दरी बिछा रही हैं। बहुओं के बीच फिर से किटकिट शुरू हो जाती है। देखो तो जरा, महारानी बनी बैठी है, हम यहाँ जमीन पर धूल और मच्छरों में सो रहे हैं। सुनो, देखो ना, हमें चारपाई क्यों नहीं मिल रही? रीना, अब लड़ना बंद करो। बाबूजी बीमार हैं, माँ बूढ़ी हैं, वो चारपाई पर सो रहे हैं। चुपचाप जमीन पर सो जाओ। बस करो तुम लोग, रोज रोज का यही नाटक है। चारपाई के लिए लड़ रही हो। घर में फिर से चारपाई के लिए जंग शुरू हो जाती है और रात के 2 बजे ससुर जी की हालत अचानक खराब हो गई है। सास पद्मिनी परेशान होकर चिल्ला रही है। अरे माधव, रवि, सोनू, अरे कोई तो आओ। देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया, उनकी सांस नहीं आ रही है। तीनों कोनों में हलचल होती है। पायल, रीना और पिंकी अपने अपने पतियों को रोकने की कोशिश करती हैं। अजी रुकिए मत जाइए, ये सब माँ जी और भाभी का नाटक है, ताकि हम सबको फिर से एक कर सकें। आप बाहर गए तो कलेश शुरू हो जाएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? बाबूजी की जान पर बनी और तुम्हें कलेश की पड़ी है। वो मेरे पिता हैं। तीनों अपने पतियों के विरुद्ध बाहर आते हैं। देवर जी, बाबूजी को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। अस्पताल ले जाने के पैसे कहाँ से आएंगे, और वैसे भी इतनी रात को कौन सा डॉक्टर मिलेगा? बेटों के पास उस वक्त नगद पैसे नहीं थे। सीता बिना एक पल गवाए अपने कोने में जाती है और अपना इकलौता मंगलसूत्र उतार लाती है। ये लीजिए देवर जी, इसे पड़ोस के सुनार के यहाँ गिरवी रख दीजिए या बेच दीजिए। बाबूजी के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पैसा फिर कमा लेंगे, पर बाबूजी वापस नहीं आएंगे। बेटा, ये क्या कर रही है तू? ये तो तेरे सुहाग की आखिरी निशानी है। माँ जी, सुहाग और घर की बरकत बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है। अगर बाबूजी ही नहीं रहेंगे तो इस सोने का मैं क्या ही करूंगी। अस्पताल में हरिशंकर का इलाज होता है और वो स्वस्थ होकर घर आ जाते हैं। लेकिन ससुर जी की बीमारी ने घर के बेटों के सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब तक तो बेटे चुप थे। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लिया। माँ, बाबूजी, हमने अब तक इन तीनों की सारी जिद और नखरे सिर्फ इसलिए सहे ताकि हमारे घर का बंटवारा ना हो, पड़ोसियों में तमाशा ना बने। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। हाँ माँ, बाबूजी की जान पर बनाई है और ये अपनी प्राइवेसी और सामान बचा रही थी। हमने फैसला कर लिया है कि हम अपनी इन पत्नियों को छोड़ देंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तुम्हें एसी और कूलर की आदत है। हमारा ये एक कमरे का घर है, इसमें तुम लोग कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम अपने मायके चले जाओ और हम अपने माँ बाप और बड़ी भाभी के साथ यहीं सुकून से रहेंगे। नहीं, हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें समझ आ गया है कि परिवार से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मम्मी जी, हमें एक मौका दीजिए ना। हम वादा करते हैं अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ये पर्दे, ये दूरियां हम सब खत्म कर देंगे। तीनों बहुएं मिलकर पर्दे हटा देती हैं और अपना कूलर, एसी और पंखा हॉल में सेट कर देती हैं। कुछ दिनों बाद घर के हॉल में चारों बहुएं और सास ससुर साथ बैठे हैं। तभी माधव का शहर से फोन आता है। माँ, बाबूजी की तबीयत अब कैसी है? मैंने सुना है कि अब घर में सब ठीक है। हाँ बेटा। माँ, मैं इस खुशी में एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने मालिकों से बात कर ली है, मैं वापस आ रहा हूँ। हम वहाँ अपनी छोटी फैक्ट्री भी शुरू करेंगे और सब साथ रहेंगे। अब किसी को तंगी में नहीं रहना पड़ेगा। जीते रहो मेरे लाल। कुछ ही दिनों में घर का नक्शा बदल गया। माधव लौट आया। चारों बेटों ने मिलकर घर के बाहर एक पक्का शेड डलवा दिया। शेड के नीचे चारों बहुएं खाना बना रही हैं। पायल रोटियां बेल रही है, रीना सब्जी चला रही है और पिंकी सबको ठंडा पानी पिला रही है। भाभी, आज तो सब्जी में मसाला एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अब इस खाने में प्यार का तड़का लगा है छोटे। तभी पड़ोसन शांति बाहर से झांकती है और अचंभे में रह जाती है।
अरे ये क्या, ये तो मैं सोच रही थी कि गर्मी के मारे ये एक दूसरे के बाल नोचेंगी, पर यहाँ तो गर्मी में 4 बहुओं ने एक कमरा ही कर लिया है। हाँ शांति बहन, तूने कोशिश तो बहुत की थी आग लगाने की, पर मेरी बहुओं ने उस आग को ही बुझा दिया। तुम भी आना गर्मी में मेरी 4 बहुओं के एक कमरे में आराम करने कभी।